हमारे साथ हैं संजय मौर्य जी, जिनका श्रवण संस्कृत पर व्यापक अध्ययन है और उसका कल्याणकारी रूप क्या हो सकता है मानव समाज के लिए, नई पीढ़ी के लिए। इन संदर्भों के साथ जुड़ करके आपके सारे प्रयास हैं। तो मैं आज फिर एक बार आपसे चाहूँगा कि आप समाज के लिए उपयोगी, युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए अपना सम्यक संदेश प्रसारित करें जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। संजय मौर्य जी जो एक बड़े विचारक हैं, चिंतक हैं, प्रशिक्षक हैं और सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय स्तर पर प्रियदर्शी अशोक क्लब से मिशन के, तो अपने से अपना परिचय दे दें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपने चैनल के माध्यम से कुछ कहने का मौका दिया है। तो हम स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई एक बात को आपके सामने रखना चाहेंगे। उन्होंने लिखा है कि भारत का पुनरुत्थान होगा, पर जड़ की शक्ति से नहीं, आत्मशक्ति से, यानी आत्मदीपो भाव से होगा। और वह धन की शक्ति से नहीं बल्कि भिक्षापात की शक्ति से होगा। तो ये इशारा निश्चित तौर पर 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध की तरफ भी इशारा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अब दुनिया में धम्म और विज्ञान का गठजोड़ चलेगा, क्योंकि विज्ञान की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो प्राकृतिक असंतुलन हो गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने समय में जो बात कही थी वो आज ये लॉकडाउन में सब समझ में आता है कि आज जो ये लॉकडाउन हुआ है निश्चित तौर पर पर्यावरण प्रदूषण कुछ हद तक कंट्रोल हो रहा है। तो उन्होंने जो धम्म और विज्ञान का गठजोड़ की बात कहा, इसको सम्राट अशोक ने अपने समय में इम्प्लीमेंट किया था, विज्ञान और धम्म का गठजोड़ किया था और पूरी विश्व में जो नई जनरेशन थी उसको एक नई दिशा दिया था, नया मार्गदर्शन दिया था, जिसकी वजह से लोग पर्यावरण संतुलन से और विज्ञान से दोनों में संतुलन स्थापित किए थे। और आज आधुनिक युग में इसकी बहुत जरूरत है। तो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने ये जो 3 सिद्धांत दिया, त्रिशुण का सिद्धांत दिया, इसी को महावीर स्वामी ने त्रिरत्न कहा है, जिसको उन्होंने अपने शब्दों में व्याख्या किया है और तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शब्दों में व्याख्या किया है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध का जो अर्थ होता है त्रिपिटक में जो दिया है, बुद्ध का मतलब होता है जगा हुआ व्यक्ति, यानी जागृत पुरुष, जागृत पुरुष जो जागरण अवस्था में आ गया। जागरण उसको कहते हैं जो ज्ञान और विज्ञान का ज्ञाता, और धम्म उसको कहते हैं जो जगा हुआ व्यक्ति जिस मार्ग पर चलने लगता है उसको धम्म कहते हैं। और धम्म की 3 अवस्था होती है, प्रज्ञा, शील, समाधि। और संघ का मतलब होता है जो जगे हुए लोगों का संघ, यानी बुद्धिजीव का संघ, यानी जो जागृत हो चुके हैं उनका संघ। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन जागृत नहीं, और बहुत सारे लोग जागरण करते हैं, जैसे देवी जागरण, महापुरुषों का जागरण। तो ये जागरण नहीं है, जागरण है ज्ञान और विज्ञान से। आपने एक इतिहास में पढ़ा होगा कि पश्चिम में 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागरण। तो सवाल इस बात का है कि पहले कहाँ के लोग जागे, ये सवाल पैदा होता है। तो ये जो बुद्ध शब्द आया है या अरहत शब्द आया है और जैन धर्म में अरिहंत शब्द आया है, ये जगे हुए लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है और उन्हीं को भगवान की उपाधि दी जाती है। जिसको भगवान बुद्ध ने कहा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो का मतलब नमन करना, तस्मने उस भगवतो माने भगवानों को, भगवतो ये बहुवचन है और एक वचन में उसको भगवा शब्द है, जो आजकल भगवान लेकर के चल रहे हैं। तो भगवा पाली का शब्द है और भगवान शब्द जो है वो हिंदी के शब्द, और भगवतों माने भगवान, भगवानों को। तो उन सभी भगवानों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने अंदर से राग द्वेष मोह लोभ समाप्त कर लिया है, जिनके अंदर से समाप्त हो जाता है
उन्हें भगवान की उपाधि दी जाती थी, उनको अरहत कहा जाता था। लेकिन आज भगवान शब्द जो है वो दूसरे वे में लिया जाता है। तो आज से 2500 साल पहले भारत एक जागृत देश था, ज्ञान विज्ञान में बहुत ऊंचाई उतर गया था। और इसीलिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी सन तक का जो ये भारत देश था, यह भारत चिंतन शोध और अनुसंधान का भारत था। इस दौरान भारत में चिंतन शोध अनुसंधान हुआ, यानी इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ। इसी को जागरूकता। रामधारी सिंह दिनकर ये बात संस्कृत के 4 अध्याय में लिखते हैं या किसी हाँ। अन्य ग्रंथ में? संस्कृति के 4 अध्याय में ही लिखते हैं। और इतिहासकार आप देखेंगे तो ये प्राचीन इतिहास की पुस्तक को 6वीं शताब्दी ईस्वी सन का पढ़े, ईसा पूर्व का, तो उसमें भी लिखा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये जो भारत था, बुद्ध और महावीर स्वामी ने एक बौद्धिक आंदोलन चलाया, जिसकी वजह से भारत में एक जागृति है। और उसी का परिणाम था कि भारत में विश्वविद्यालयों के बनने का दौर शुरू। आप सुने भी होंगे, इतिहास में भी लिखा है कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, अवंतीपुरी, वल्लभी। तक्षशिला तो बुद्ध से भी पहले था। इसका मतलब भारत के लोग पहले से ही बहुत पढ़े लिखे थे, जागृत थे। और बाद में ये सब विश्वविद्यालय बने। और सम्राट अशोक ने जब इसको अपने शासन का धम्म नीति को अपने शासन का जरूर बनाया, तो इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय की और विद्यापीठों की सब स्थापना कर दिया। तो बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि लोग जागरूक हुए, पूरा देश जागरूक हुआ और ज्ञान विज्ञान से लैस हुआ। तभी तो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय का मतलब है कि जहाँ पर विज्ञान भी पढ़ाया जाता हो, गणित पढ़ाया जाता हो, आपके मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता हो। अब उस समय की जो भी चीज़ें खोजी गई होंगी वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती रहेंगी। मेडिकल साइंस होगा, गणित रहा होगा, रसायन विज्ञान होगा। अभी नालंदा विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाएँ हैं। तक्षशिला में मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा केंद्र था। और बुद्ध के समय में उनका एक शिष्य जीवक ये नाम आता है। नाम आता है। कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा वैद्य था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा सर्जन था। उस समय उसने मस्तिष्क का ऑपरेशन किया था, जबकि ये बहुत माइन्यूट नसें होती है। और अब पेट की तबीयत को पार करके जो है उसने सर्जरी किया था। तो ये सब चीज़ें लोग जागरूक थे तभी। तो जो पुनर्जागरण की बात होती है पश्चिम में, वो फिर से जागे। तो मुझे लगता है कि भारत के लोग सबसे पहले जागे, इसलिए उसको जागरण। हालांकि कहने से लोग परहेज करते हैं, खुद भारत के इतिहासकार नहीं लिख पाते हैं कि सबसे पहले कौन जागा। पुनर्जागरण तो लिखते हैं, तो आखिर जागरण कहाँ होगा ये नहीं लिखते। प्रथम जागरण कहाँ होगा? ये प्रथम जागरण भारत में हुआ। तो पुनर्जागरण जब हुआ तो फिर से जब जागे पश्चिम के लोग, तो रिसर्च उसको कहा, सर्च और रिसर्च, उसको रिसर्च कहा गया, यानी पुनर्खोज हो रहा था। और भारत में जो कुछ हुआ था वो खोज हुआ था, सर्च हुआ था। इसीलिए उसको यहाँ के लोग नहीं करते, लेकिन जहाँ तक मेरा कंसेप्ट करता है कि भारत के लोगों ने गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान, मेडिकल साइंस की सबकी खोज भारत में किया था, इसीलिए उसको सर्च कहा गया। और उधर पश्चिम में उसी की नकल करके किया गया, इसके लिए उसको रिसर्च कहा गया। क्योंकि जब भारत में विश्वविद्यालय नष्ट हो रहा था तब पश्चिम में विश्वविद्यालय की स्थापना हो रहा था। कैम्ब्रिज जब वहाँ खुल रहा था, उसकी नींव रखी जा रही थी, तो भारत में नालंदा नष्ट हो रहा था। ये वही पीरियड है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बुद्ध का, सम्राट अशोक का, महावीर स्वामी का भारत में बहुत बड़ा ऋण है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर भारत को फिर से महान ऊंचाइयों पर, जिसकी तरफ इशारा स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं कि भारत का पुनरुत्थान होगा, तो किससे होगा? जब लोग सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, यानी सत्य, ज्ञान और विज्ञान को अपनाएंगे तब न होगा। और धम्म को अपनाएंगे तो धम्म के रियल चीज को अपनाएंगे तब।
दम की तीन ही अवस्था है, प्रज्ञा, शील, समाधि, जिसे गौतम बुद्ध ने कहा था। और इसी को इम्प्लीमेंट करके सम्राट अशोक ने अपने समय में भारत को एक महान राष्ट्र बनाया था। और जिस पर चीनी यात्री धर्मपाल लिखता है कि जब वो भारत में भ्रमण करने आया और भारतीय जनता की शुचिता, पवित्रता, नैतिकता, आदर्श, प्रेम, करुणा, मैत्री को देख करके वो आश्चर्यचकित रह गया। तो उसने लिखा कि लगता है भारत में भारत के लोग नहीं बसते, ये किसी देवलोक से आके भारत की धरती में बस गए। तब इतिहासकार रविंद्र थापर ने पुस्तक अशोक और मौर्य साम्राज्य का तुरंत पृष्ठ संख्या 151 में लिखा कि सम्राट अशोक के समय में मनुष्य महापुरुषों सदृश रहते थे और देश में सुख, समृद्धि, धर्म, प्रायणता का इतना विकास हुआ था कि भारत की धरती पर कृत युग था। कृत युग कहते हैं मैंने पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सतयुग कहते हैं, तो कृत युग कहते हैं इतिहासकारों के अनुसार एक ऐसे युग हो जिस युग में मनुष्य ने अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया हो, कोई भी कर्तव्य करने के लिए शेष न रह गया हो, ऐसे युग को कृत युग कहा गया। और लोग इतने कर्तव्य परायण हुए, तभी तो यहाँ की ये शिक्षा जो मनुष्य के दुख निवारण की औषधि थी दम, इसको लेकर के दुनिया के दुर्गम से दुर्गम स्थानों, तपते रेगिस्तानों, बर्फीली पहाड़ियों को पैदल पार करके विश्व के कोने कोने में पहुंचे। श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बर्मा, थाईलैंड, चीन, कोरिया, जापान, रूस, मंगोलिया, इधर ईरान, इराक, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, उत्तरी अफ्रीका होते हुए 458 ईस्वी में अमेरिका के ग्वाटेमाला पे थे। सोचिए आखिर क्या उनको प्रेरणा मिला? इसलिए उनको प्रेरणा धम्म से मिला और ये इतने प्रेरित हुए कि पूरी दुनिया पैदल ही उन लोगों ने सर्च कर डाला, खोज डाला। यानी जहाँ तक मानव थे वहाँ तक सम्राट अशोक महान के जो है ये धम्म प्रचार हो सके उस पीरियड में, आज से 2200 वर्ष पहले, जबकि साधन कुछ भी नहीं था। ऐसे ऐसे जंगल थे कि चाइना से आने वाले तमाम जो यात्री भ्रमण करने के लिए भारत आते थे उसमें से इक्का दुक्का ही सफल हो पाते थे, सब रास्ते में ही मर जाते थे। तो सोचिए भी ऐसे समय में जब परिस्थितियाँ एकदम उनके अनुकूल नहीं थी तब भी उन लोगों ने प्रचार किया। तो मैं समझता हूँ कि ये धम्म की वजह से और किसी संप्रदाय की वजह नहीं, बुद्ध ने कोई संप्रदाय नहीं रखा, उन्होंने प्रज्ञाशील समाधि को ही धम्म कहा है। उसको धम्म पाली का शब्द है और धर्म जो है हिंदी और संस्कृत का शब्द है। अच्छा, आप जो बता रहे हैं इस हिसाब से अधिकाधिक जो श्रमण संस्कृत का ज्ञान है, जो भारत की मूल संस्कृत का ज्ञान है, वो पाली भाषा में ही अधिकाधिक उपलब्ध है। अच्छा, पाली और संस्कृत की ये हालांकि एक पूरा व्यापक विषय हो जाएगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में इस पर प्रकाश डालें कि पाली और संस्कृत का क्या मसला है, कौन पुराना है और कैसे है, इस पर संक्षेप में एक दिशा निर्देश कर दें। बाकी हम अगली वीडियो में इस पर विस्तार से आपसे चाहेंगे। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे बुद्धन नाक से बोलते हैं, अंत मात्रा ऊपर रखा है, ये पाली हो गया। और बुद्धम लिख करके हलत कर देते, संस्कृत हो जाता है। अब संस्कृत के बारे में इतिहासकारों का जो कितनी पुरानी है, कुछ लोग बहुत पुरानी बताते हैं जो उसका तथ्य नहीं मिलता। अब तक इतिहासकार प्रमाण के आधार पर, देखिए बिना एविडेंस के आप हवा में नहीं मान सकते ना। तो इतिहासकार जो है अधिकांश तो तर्क देते हैं कि संस्कृत जो 3री शताब्दी ईस्वी सन की है, क्योंकि यहीं से उसके प्रमाण मिलते हैं, उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं मिलता। और सम्राट अशोक के समय में पाली थी, बुद्ध ने अपनी सारी बातें जो है पाली में कही। प्रकृत भाषा थी, आपके जैन मुनि महावीर स्वामी के बहुत सारे आज भी जो है श्रवण परंपरा की जो शाखा वो सब प्रकृत भाषा में सब प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अरमाइक भी था, अरमाइक, तो बहुत सारी भाषा थी। आज तो भारत में 450 भाषाएं बोली जाती है, 13-14 तो कुल स्टेट वाइज भाषाएं हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो है बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 450 भाषाएं। तो उस समय भी लोग मतलब उत्तरी भारत में जो आम जनता की बोलचाल की भाषा थी वो पाली भाषा थी। और मेरे पास जो साक्ष्य है मैं उसी के आधार पर कह रहा हूँ, जो एविडेंस के आधार पर कह रहा हूँ कि
तीसरी शताब्दी का तक का ही मिलता है कि जो कुछ लेख वगैरह वो संस्कृत में मिलते हैं, और इतिहासकार संस्कृत को पीछे की भाषा और पीछे की भाषा अभी नहीं स्वीकार करते। तो संस्कृत में जो भी लेख लिखे गए होंगे वो तीसरी शताब्दी के बाद लिखे गए होंगे। इसलिए वेद को भी रवीला थापर जो है 2500 साल के बीच की ही मानते हैं। तो ये अभी और शोध का विषय है। तो आपने आज हमारे दर्शकों के लिए जो जानकारी दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया इसके लिए भी धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे और अन्य विषयों पर हम दर्शकों को विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसे तमाम विषय लेकर आएंगे जो अभी तक जिस पर असमंजस बना हुआ है उस पर आपके शोध लोगों के लिए उपकारी मंगलकारी होंगे, लाभदायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।